हेलो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू अपकमिंग जुडिशरी एग्जाम्स, दैट इज़ बिहार जुडिशरी। सो हम कुछ उसके पास्ट ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और उनसे रिलेटेड जो भी अभी लेटेस्ट केस लॉज और सेक्शंस अभी न्यूज़ में हैं वो। ऑल्सो एट द एंड मैंने अभी जो छत्तीसगढ़ जुडिशरी का पेपर हुआ है सिविल जज का 26 फेब को, उसमें भी जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चंस आए हैं जो अलग तरीके के आए हैं वो मैंने पुट किए हैं, सो दैट आप आइडिया लगा सकते हैं कि आजकल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक माइनर एक्ट नहीं रह गया है एंड इट प्लेज अ मेजर रोल बिकॉज उसके क्वेश्चंस आजकल डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं। सो वो ट्रेंड अब चला गया है कि आप सिर्फ चैप्टर 17 पढ़ के चले जाएँ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हट जाएगा। दिस इज़ नॉट द ट्रेंड नाउ डेज। पूरा एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी सेक्शन और उसकी लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। So let's begin with it. Now first question is ये बिहार के पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं. Now when a negotiable instrument is dishonored, the liable party pays compensation to. So options है holder, bank, endorser and court. Now इसमें से correct answer is A. This is given in section 70, that is liability of the drawer, and also section 117 of the act deals with rules as to compensation, which clearly mentions कि अगर dishonor होता है तो liable party को holder या endorsee को compensation pay करना है. Next question is which of the following is not an example of negotiable instrument. So this is a very easy question. I think आप पढ़ते ही बता देंगे कि इसका आंसर सी होना चाहिए. सो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ वाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ड्रॉज अ चेक इन फेवर ऑफ बी, a minor, B endorses it in favor of C and C endorses in favor of D. The check is dishonored. Which of the following is not correct about liabilities of the party? Now इधर आपको ध्यान देना है कि B जो है वो माइनर है. सो माइनर के केस में क्या होता है, इफ़ आपने लाइबिलिटी ऑफ माइनर पढ़ा होगा विच इज़ गिवन इन सेक्शन 26 ऑफ द एक्ट, इट क्लियरली सेज दैट अ माइनर कैन ड्रॉ, इंडोर्स, डिलीवर, नेगोशिएट एंड बाइंड ऑल पार्टीज एक्सेप्ट हिमसेल्फ. ठीक है. सो उस दायरे से अगर हम ये क्वेश्चन पढ़ेंगे सो इट इज़ आस्किंग कि विच इज़ नॉट करेक्ट. सो इसका आंसर हो जाएगा सी एंड डी कैन क्लेम फ्रॉम बी, बिकॉज जब आप सेक्शन 26 पढ़ते हैं तो वो क्लियरली बता रहा है कि माइनर बाइंड एवरीबडी, एवरी पार्टी बट नॉट हिमसेल्फ. सो क्लेम दे सी एंड डी कैन क्लेम फ्रॉम बी, पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है. सो इसका करेक्ट आंसर है ए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट with regard to presentment for acceptance. Now the options are only holder of the bill or his agent can present the bill, drawer himself can present the bill, if the bill has been negotiated before acceptance, endorsee can present the bill cannot be presented to legal presentations in case of death of drawee. Now ये अगर हम इसके सेक्शन की बात करते हैं तो presentment is given under section 61 of the act, जो पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर 5 जो presentment से डील करता है. सो उसमें अब क्लियरली मेंशन है कि ऑल द सिचुएशन की लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं, ड्रॉअर ओनली होल्डर ऑफ द बिल और एजेंट कैन प्रेजेंट द बिल, ड्रॉअर हिमसेल्फ कैन प्रेजेंट द बिल. तो क्वेश्चन में पूछा गया है विच इज़ नॉट करेक्ट. तो ये जो ऑप्शन डी है दिस सेज कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव को आप नहीं प्रेजेंट कर सकते हो, जबकि ये सेक्शन नंबर 75 में क्लियरली दिया हुआ है कि अ बिल कैन बी प्रेजेंटेड टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑल्सो इफ़ ड्रॉई की डेथ हो गई है. ठीक है. सो इसका आंसर हो गया डी. नो आप इन क्वेश्चन के लेवल से देखेंगे कि आजकल डायरेक्ट क्वेश्चंस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के नहीं आते हैं कि आपसे सेक्शन पूछ दिया या ऑफेंस पूछ दिया, कंपाउंडेबल. आजकल हर एक सेक्शन की एक एक लाइन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, बिकॉज आजकल व्हाट इज़ नॉट करेक्ट, व्हाट इज़ ट्रू, ये भी पूछ दिया जाता है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन रिलेशन टू बाउंसिंग ऑफ अ चेक. नाउ अब देखिए एक एक को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ऑफेंस ऑफ चेक बाउंसिंग इज अ कंपाउंडेबल ऑफेंस. सो दिस इज करेक्ट. दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 138 की 147 की कंपाउंडेबल है.
ठीक है। नाउ एवरी ट्रायल ऑफ चेक बाउंसिंग शैल बी कंक्लूडेड विद इन 3 months, ये रॉन्ग हो गया। ये रॉन्ग इसीलिए हो गया बिकॉज सेक्शन 143 में क्लियरली दिया है कि प्रोसीडिंग 6 month में कंप्लीट करनी है। नाउ थर्ड ऑप्शन, इन ट्रायल ऑफ सच केसेस प्रोविजन अंडर 262 to 265 ऑफ CRPC विल नॉट अप्लाई, ये भी रॉन्ग हो गया बिकॉज 262 से 265 समरी ट्रायल से डील करता है एंड 143 क्लियरली मेंशंस दैट जो NI के केसेस होते हैं वो समरी ट्रायल में डेल्ट होने चाहिए। नाउ फोर्थ ऑप्शन इज इन कन्विक्शन इन समरी ट्रायल ऑफ सच केसेस मैजिस्ट्रेट शैल पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 2 years। अब ये भी सेंटेंस इसलिए रॉन्ग हो गया क्योंकि अगर आप सेक्शन 143 बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो वो आपको क्लियरली बता देगा कि ऑप्शन BCD रॉन्ग है एंड थर्ड वाले में भी 1 year का टाइम लिमिट देता है वो। सो इसीलिए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है A। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। Next question is, where an instrument requires endorsement and it has been endorsed, then what is the rule creating liability on it among the following options? What is the rule creating liability? ठीक है, so इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है एंड करेक्ट है। नाउ इसमें आंसर हमारा हो जाएगा A ऑप्शन, इसमें आंसर हो जाएगा A ऑप्शन। रीज़न बीइंग कि अगर आप सेक्शन 52 पे जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो इंडोर्सर होता है, जितना भी आगे आप इंडोर्स करते जाएंगे सबको आगे आगे वाली पार्टीज़ को पहले वाली पार्टीज लाइबल होंगी। नाउ देर इज़ ऑल्सो अ कंडीशन जो सेक्शन 52 में दी है जिससे इंडोर्सर रिस्ट्रिक्ट कर सकता है अपनी लाइबिलिटी को बाई राइटिंग विदाउट रिकोर्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर इंडोर्स करने के पहले अगर A B को इंडोर्स कर रहा है और उसने ये लिख के इंडोर्स किया कि विदाउट रिकोर्स, सो उससे क्या होगा कि अगर B आगे जिस भी पार्टी को इंडोर्स करेगा उसमें B लाइबल होगा बट A लाइबल नहीं होगा। सो दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 52। व्हाट इज द टर्म यूज्ड? विदाउट रिकोर्स। ठीक है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा A। Now next question, which of the following options is not correct? A bill of exchange may have to be presented for acceptance before it is prescribed for payment. Presentment for acceptance is necessary only where the bill is payable at a given time after sight. The bill expressly stipulates that it shall be presented for acceptance before presentment for payment. The bill is made payable at place other than the place of business or residence. The drawer and the drawee have common interest in presenting the bill for acceptance. Now इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा D। सो अगेन हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं जो प्रेजेंटमेंट से आया है, जो सेक्शन नंबर 61 में डील किया गया है। सो आप देखेंगे कि प्रेजेंटमेंट कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी तक हम पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चन ऑलरेडी प्रेजेंटमेंट से देख चुके हैं, वो भी डिटेल, जो सिर्फ सेक्शन नंबर नहीं पूछ रहे हैं बट लाइन बाय लाइन आपसे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज़ व्हेन द होल्डर ऑफ अ चेक रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बैंक दैट द चेक हैज़ बीन डिसऑनर्ड ही शुड मेक अ डिमांड विद इन। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है सेक्शन नंबर 138 से। ना अगर हम 138 की बात करते हैं तो मैं आपको एक बार ब्रीफ में ये सेक्शन समझा देती हूँ कि इसमें कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज होता है। ना क्या होता है, जब चेक हम बैंक को प्रेजेंट करते हैं तो चेक कितने मंथ्स में प्रेजेंट करता होता है हम बैंक को? विद इन 3 months एज पर न्यू RBI गाइडलाइंस। तो जब 3 month के अंदर आप बैंक को प्रेजेंट करते हैं चेक फॉर पेमेंट और बैंक आपको रिटर्न कर देता है कि ये तो डिसऑनर हो चुका है बिकॉज ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड। सो इसमें क्या होता है, आप जो पार्टी है, जो लाइबल पार्टी है, जो ड्रॉअर ऑफ द चेक है, उसको आप नोटिस देंगे। सो ये नोटिस आपको विद इन 30 days देना होता है आफ्टर रिसीविंग द नोटिस फ्रॉम द बैंक। मतलब जब आपको बैंक बताएगा कि चेक डिसऑनर हो चुका है, उसके 30 days में आपको ड्रॉअर को नोटिस देना होता है। देन जब आपने नोटिस दिया है तो जिस दिन से उनको नोटिस रिसीव होता है उस दिन से विद इन 15 days के अंदर अगर उन्होंने पेमेंट कर दी आपको चेक की, तो फिर
आपका केस सेटल्ड हो जाएगा, नो कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज, बट इफ विद इन 15 days पेमेंट इज नॉट मेड देन ऑन 16th डे द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज, एंड उस केस में आप जाके डिसऑनर ऑफ चेक का कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर है कि कितने दिनों में आप डिमांड कर सकते हैं बाय गिविंग अ नोटिस टू द ड्रॉअर फॉर द पेमेंट ऑफ चेक। सो दिस इज वन विद इन 30 days एंड दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 138 ऑफ द एक्ट। Now next question is which of the following is not competent to draw a valid negotiable instrument। so ये बहुत ही डायरेक्ट और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जिसका आप आंसर कर देंगे कि इंसॉल्वेंट ही होगा जो चेक कॉम्पिटेंट नहीं होगा इशू करने के लिए। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पनिशमेंट क्या 138 ऑफ द एक्ट में क्या दिया गया है। सो ऑप्शन द पनिशमेंट फॉर डिसऑनर ऑफ चेक, राइट्स ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स एंड नन ऑफ द अबव। तो दिस इज ऑल्सो वेरी क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। इसका आंसर इज पनिशमेंट फॉर डिसऑनर ऑफ चेक। 138 इज लाइबिलिटी सेक्शन एंड इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ दैट। नाउ नेक्स्ट हम आ जाते हैं छत्तीसगढ़ सिविल जज, जो अभी 26 फरवरी 2023 में हुआ है पेपर, अभी इसी मंथ का पेपर है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आजकल एनआई के क्वेश्चंस का लेवल सडनली बहुत चेंज हो गया है, तो आपको पूरे एनआई एक्ट में पकड़ होनी चाहिए। सो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले इन नॉट मेकिंग कंप्लेन विद इन टाइम इज प्रोवाइडेड इन। अब इसका आंसर तो मैं आपको बता देती हूँ कि इट्स गिवन अंडर सेक्शन 142 एंड इसमें इसकी कंडीशन बस ये है कि अगर कंप्लेनेंट कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि देयर वाज सफिशिएंट कॉज ड्यू टू विच ही कुड नॉट प्रेजेंट कंप्लेन विद इन द रीजनेबल टाइम गिवन अंडर द एक्ट, सो कोर्ट विल कंडोन द डिले। ठीक है। नाउ next question is under section 31 of the negotiable instrument act liability of the drawee shall be towards। अब देखिए आप नॉर्मली हम सेक्शंस पढ़ के जाते हैं, बट हम सेक्शन 31 एज सच इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन बच्चे कंसिडर नहीं करते हैं कि हम इतना फोकस करें। बट अगर आप सेक्शन 31 रीड करेंगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि जो ड्रॉई होता है उसकी लाइबिलिटी टूवर्ड्स ड्रॉअर होती है। एंड अगर ड्रॉई कोई भी नेग्लिजेंस करता है सो ही हैज़ टू कॉम्पेंसेट ड्रॉअर। सो ऐसे ये बहुत इजी क्वेश्चन, बट इसके लिए आपको सारे सेक्शंस आपने रीड करे होने चाहिए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोविजन रिलेटिंग टू एंडोर्समेंट फॉर पार्ट ऑफ सम ड्यू इज। नाउ ये जो क्वेश्चन है देखिए, ऐसे आपको लग रहा होगा कि ये कहाँ से आया, बिकॉज ऐसे 53, 54, 56 नन ऑफ द सेक्शन इज़ वेरी मच इन न्यूज़ और वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बट आई विल टेल यू द बैक स्टोरी कि अभी रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक रिसेंट जजमेंट पास किया है विथ रिस्पेक्ट टू सेक्शन 56 ऑफ द एक्ट विच डील्स विथ पार्ट पेमेंट हैज़ टू बी एंडोर्स्ड। ठीक है। सो ये जो जजमेंट है मैं उसका आपका नाम बता देती हूँ। दशरथ भाई पटेल वर्सेस हितेश महेंद्र भाई पटेल। नाउ ये जो जजमेंट है ये अभी रिसेंटली 2022 का जजमेंट है, जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ एंड ऑनरेबल जस्टिस हिमा कोहली की डिवीज़न बेंच है, जिन्होंने रिसेंटली रूल किया है कि मैं आपको समझाती हूँ। अगर जैसे 20 लाख का लोन है और आपने 20 लाख का चेक दिया है बी को, एंड जब बी को बैंक में प्रेजेंट करने जा रहा था तब मैंने उस 20 लाख में से 4 लाख उसे अलग से पे कर दिए, एंड देन जो बाकी रेस्ट है वो चेक से पे होगा। बट कंप्लेनेंट ने यहाँ पे क्या किया कि उसने बैंक को प्रेजेंट किया बट ही डिड नॉट एंडोर्स दैट 4 लाख मैंने 20 लाख के चेक में से ऑलरेडी पे कर दिया है। सो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि अंडर सेक्शन 138 पार्ट पेमेंट जो मेड की जा रही है वो एंडोर्स करना बहुत ज़रूरी है बाई प्रेजेंटिंग चेक।
अगर आप पार्ट पेमेंट इंडोर्स नहीं करते हो तो इट वोंट बी अ लीगली इन्फोर्सेबल डेट अंडर सेक्शन 138 ऑफ द एक्ट। सो इसीलिए आजकल जो ये सेक्शन 56 है वो बहुत ही न्यूज़ है एंड इसीलिए एग्जाम में पूछा भी गया है। सो इससे आपको ये पता लगेगा कि आजकल जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं उसमें जो सेक्शंस हेल्ड किए जा रहे हैं वो भी एक तरीके से वेरी इंपॉर्टेंट है। सो दिस वाज अभी छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन एंड ये केस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दशरथ भाई पटेल वर्सेस हितेश महेंद्र भाई पटेल, रिसेंट 2022 का जजमेंट है। Now next question is a promissory note or bill of exchange or check payable by order is negotiable by the holder by। Now ये जो क्वेश्चन है ये दिया गया है सेक्शन 46 में विच डील्स विद द टॉपिक डिलीवरी। ठीक है, सो इसमें क्या है, आपको दो चीज़ें मिलेगी। फर्स्ट कि जब प्रॉमिसरी नोट होता है अगर वो पेबल बाय ऑर्डर होता है जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है तो वो कैसे पेबल होता है, एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी से। ठीक है ना, अगर जो प्रॉमिसरी नोट होता है वो अगर पेबल बाय बेयरर है, ठीक, अगर वो बेयरर है तो वो कैसे पेबल होता है, ओनली बाय डिलीवरी से। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए और बहुत बेसिक चीज़ है सेक्शन 46। ठीक है, सो इससे हम आते हैं आई थिंक एंड ऑफ द सेशन पे एंड इससे बेसिकली आप इस सेशन से ये सीख सकते हैं कि नाउ एनआई एक्ट में आपको हर एक सेक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है और सिर्फ चैप्टर 17 के क्वेश्चंस आजकल नहीं आते हैं। ठीक है, सो चलो, थैंक यू।